ठीक है हमारा बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से दिस इज चैप्टर नंबर 2, बट ये पहला यूनिट है जिसमें हम बात करेंगे अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल वर्ल्ड की बात करेंगे। फिजिक्स में बेसिकली अगर हम बात करें फिजिक्स की, हाउ वी डिफाइन फिजिक्स। फिजिक्स वर्ड जो है बेटा, दिस वर्ड लिटरली comes from a Greek word which is fuses. Is a Greek word. फ्यूजिस से निकला हुआ एक वर्ड है और इस फ्यूजिस का मतलब है नेचर। इसलिए फिजिक्स में हमारा क्या पर्पस रहता है या फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड natural phenomena. That branch of physics, that branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena is called as physics. ठीक है, कौन कौन से नेचुरल फिनोमिना। देखिए, डेज एंड नाइट्स का फॉर्मेशन होता है। फिजिक्स कैन एक्सप्लेन कि डेज एंड नाइट्स कैसे बनते हैं। आफ्टर रेन समटाइम्स हम ऑब्जर्व करते हैं रेनबो। फिजिक्स कैन एक्सप्लेन कि रेनबो कैसे बनता है। फिजिक्स कैन एक्सप्लेन कि ये जो मार्कर में इंक राइज हो रही है, यहाँ टिप तक जो इंक पहुंच रही है वो कैसे पहुंची। बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जिनको हम फिजिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, फिजिक्स की हेल्प से उनको हम जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, फिनोमिना मींस जो प्रोसेस कोई हो रहा है। अब अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो ये जो फिजिक्स है बेटा, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, साइंस की बड़ी सारी ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, वी हैव बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन जो फिजिक्स है, दैट इज फिजिक्स का जो स्टडी है दैट कम्स अंडर टू हेडिंग्स। एक क्लासिकल फिजिक्स है और दूसरा है बेटा मॉडर्न फिजिक्स। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। क्लासिकल फिजिक्स नाम से ही पता चलेगा, क्लासिकल इज ओल्डर, पुरानी फिजिक्स है। पुरानी मतलब दिस इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूटोनियन फिजिक्स। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये आइंस्टाइन की फिजिक्स है बेटा। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो आइंस्टाइन की फिजिक्स है और क्लासिकल फिजिक्स जो है वो न्यूटन की फिजिक्स है, ऐसे बोल सकते हैं। डिफरेंस क्या है न्यूटन की फिजिक्स और आइंस्टाइन की फिजिक्स में? बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, न्यूटन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन ने 1665 में। और बेटा जो आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था जिसके लिए आइंस्टाइन इज फेमस, दैट वाज गिवन इन 1905। तो यू कैन मेक एन आइडिया, यहां से आपको पता चल जाएगा कि न्यूटन 1665 में, उसके ऑलमोस्ट 250 साल के बाद आइंस्टाइन की थ्योरी आई। ठीक है, और आइंस्टाइन की थ्योरी ने न्यूटन के सारे कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट गलत है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू स्टडी दिस फिजिक्स एंड दिस फिजिक्स। ठीक है, आपका जो 11th वाला फिजिक्स है, अगर हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 11th वाली फिजिक्स में आपका जो मेजर पोर्शन रहेगा वो न्यूटन फिजिक्स है, विच इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स, विच इज द बेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, देन मॉडर्न फिजिक्स में हम बाद में भी देखेंगे इसको, लेटर पार्ट है ये फिजिक्स का। 12th में कुछ चैप्टर्स आएंगे मॉडर्न फिजिक्स पे बेस्ड, बट हमारा जो फिजिक्स का फाउंडेशन है दैट इज बेस्ड ऑन न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट और दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन फिजिक्स। बेटा ये जो
फिजिक्स है, बोलने में तो ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको 10th क्लास में एक सब्जेक्ट भी नहीं आपने पढ़ा था, इट वाज पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, साइंस का एक पार्ट पढ़ा था। अभी आप 11th में पढ़ रहे हो तो दिस हैज बिकम ए सब्जेक्ट। लेटर ऑन इस फिजिक्स की इतनी सारी ब्रांचेस हैं दैट ईच ब्रांच विल बी मोर देन ए सब्जेक्ट। उस पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर ही रिसर्च की जा सकती है। तो फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस हैं। देयर इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स, ठीक है। हमारा 11th वाला पोर्शन जो है वो मैकेनिक्स है। देयर इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसको बोलते हैं बेटा थर्मल फिजिक्स। मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स दोनों आपने 11th में पढ़नी है। देन देयर इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैं आपको हिंट देता हूं, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 10th क्लास में पढ़ा, इन डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला। तो यहाँ बेसिकली एक ही ब्रांच है ये। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इनिशियल स्टेज में हम अलग अलग पढ़ते हैं, बट लेटर ऑन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं। इसमें हम चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिज्म, ये सब देखते हैं, ठीक है। यहाँ थर्मल फिजिक्स में आपको पता चल जाएगा। थर्मल फिजिक्स में हम टेम्परेचर और हीट की बात करते हैं, हीट एंड टेम्परेचर की बात करेंगे। मैकेनिक्स में मोशन की बात करेंगे। आपका 11th का फर्स्ट पार्ट जो है वो पूरा मैकेनिक्स ही है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आ गया, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। देयर इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड एज ऑप्टिक्स, ये भी 12th में है, 10th में भी आपने पढ़ा थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में वी स्टडी अबाउट लाइट एंड द फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सब इसमें आएगा, ठीक है। देन हम फिजिक्स में एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी में व्हाट इज आवर पर्पस? एस्ट्रोनॉमी में हम हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज दिस यूनिवर्स इज नेवर एंडिंग यूनिवर्स। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सारी की सारी चीजें हमें पता चल गई हैं यूनिवर्स के बारे में, ठीक है, कभी भी नहीं पता चलेगी। द रिसर्च इज गोइंग ऑन, डिफरेंट स्टार्स के डिफरेंट सिस्टम्स, जैसे सन का सिस्टम है, सोलर सिस्टम, डिफरेंट प्लैनेट्स, फिर नए नए प्लैनेट्स का डिस्कवरी, फिर उन प्लैनेट्स के लाइफ का एग्जिस्टेंस देखना, ठीक है, कौन से पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं विद टाइम, वो सब एस्ट्रोनॉमी में आएगा, जिसमें हम जनरली क्या करेंगे, हेवनली बॉडी से डील करेंगे। आपको ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत और पता भी है। देन देयर इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड एज एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स में वी स्टडी अबाउट साउंड, ठीक है ना। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, बड़े बड़े हॉल बनते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ साउंड का रिफ्लेक्शन नहीं होता ऐसे। अगर हम थोड़ा इंजीनियरिंग उसमें नहीं लगाएं तो क्या होगा, साउंड रिफ्लेक्ट होकर वो इको सुनाई देता है बार बार। बट बिग थिएटर्स एंड बिग कॉन्फ्रेंस हॉल्स, वहाँ ऐसा नहीं ऑब्जर्व होता। वहाँ बिल्डिंग का पर्टिकुलर कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है वाइल वाइल डिजाइनिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट। तो दैट कम्स अंडर एकॉस्टिक्स। या एकॉस्टिक से ही हम देखो साउंड का ट्रांसमिशन हो रहा है, किस तरह से ट्रांसमिशन, साउंड से रिलेटेड जो स्टडी होगा दैट कम्स अंडर एकॉस्टिक्स, ठीक है। वी हैव सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट अदर मटेरियल्स की बात करेंगे। वी हैव कम्युनिकेशन सिस्टम्स आल्सो नाउ डेज, दिस कम्युनिकेशन सिस्टम इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फिजिक्स। किस तरह से कम्युनिकेशन इज प्लेइंग, आज की डेट में तो कम्युनिकेशन इज प्लेइंग ए मेजर रोल इन एवरी फील्ड। हमारे बीच में भी अभी जो कम्युनिकेशन किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, उसमें भी फिजिक्स के लॉज इन्वॉल्व है। कम्युनिकेशन करना होता क्या है? कम्युनिकेट करने का ये मतलब है कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना है।
ठीक है। अर्लियर वी यूज टू हैव द फिजिकल क्लासेस, हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के सामने बैठ के। उस कम्युनिकेशन को LOS कम्युनिकेशन बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, हम नजर के सामने, राइट, इन फ्रंट ऑफ द साइट जो कम्युनिकेशन होता था उसको हम लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। अभी हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है दिस स्टेज, दिस इज कॉल्ड एज रेडियो कम्युनिकेशन, बिकॉज ये रेडियो वेव्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, मेरी यहाँ से साउंड जो है वो थ्रू माइक्रोफोन, थ्रू दिस लाउड स्पीकर, थ्रू एंटीना ट्रांसमिट होके दूसरी जगह जा रही है, एंड यू कैन हियरिंग इट एट अ वेरी फार ऑफ डिस्टेंस। कोई यहाँ से 50 किलोमीटर दूर होगा तो कोई हो सकता है 2000 किलोमीटर दूर हो। सो दिस इज communication technology, and this communication technology is also based on the laws of physics। तो फिजिक्स में हमारा एक चैप्टर भी आता है 12th क्लास में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं हम, ठीक है, उसमें फिजिक्स के कौन से लॉज इन्वॉल्व हैं, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, वो सब पढ़ेंगे। बट अगर हम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे अगर हम अभी 11th की बात करें, तो 11 में हमारा जो मेजर रोल रहेगा वो रहेगा मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स का। ठीक है, तो हमारा मेन कंसंट्रेशन, फिर जब आप 12th में पढ़ोगे तो ये भी पढ़ना है आपने 12th में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, एकॉस्टिक्स भी आएगा बेटा 11th में ही, ये भी 11 में है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे लास्ट में। और ये सॉलिड स्टेट और कम्युनिकेशन ये भी 12th में है। एस्ट्रोनॉमी का ज्यादा रोल नहीं रहेगा, एस्ट्रोनॉमी हम ना 11 में पढ़ेंगे ना 12th में। एस्ट्रोनॉमी के एक तो आपने बेसिक देखा हुआ है, बाकी कोई रिसर्च करेगा एस्ट्रोफिजिक्स में जाके तो वो एस्ट्रोनॉमी को फिर से देखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया हो गया कि फिजिक्स जो है वो एक छोटी सी चीज नहीं है कि जिसको आप 10 दिन 20 दिन या 50 दिन में पढ़ लेंगे। हम अपना टारगेट सेट करेंगे कि ये हमारा टारगेट है इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए ये टारगेट होगा, अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट वी कीप ऑन वर्किंग। चलिए बेटा आगे, उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि फिजिक्स जो है, हाउ दिस फिजिक्स इज रिलेटेड टू सोसाइटी। थोड़ी ना हम यहाँ फिलोसफिकल बातें करते हैं, ठीक है, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट यहाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे एज्यूम कर लो दैट हम फिजिक्स को थोड़ा सा वो दिखाएंगे जी, फिजिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है, एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट, बट सिंस हमारा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन फिजिक्स का है इसलिए हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी का ये मतलब है कि फिजिक्स हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी का मतलब है जो भी उसका बेनिफिट है, कोई फिजिक्स के हेल्प से कोई लॉ है बना या कोई डिवाइस बना है, उसका बेनिफिट या उसका डिसएडवांटेज जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर। कोई नई चीज बनाई, इफ दैट थिंग हैज मेड द लाइफ बिट कंफर्टेबल, तो वी आर बेनिफिटेड। बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो। कोई कोई सिंपल सी भी एग्जांपल ले लीजिए, यू टेक दिस एग्जांपल, मोबाइल फोन के एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम मोबाइल फोन है तो हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट at the same time this has certain disadvantages also, and you know what are the disadvantages। communication करना हमारा purpose है, communication is a useful thing, but you know sometimes this communication can becomes useless also। so it's basically फैक्टर जो डिपेंड करता है एंड यूजर पे कि वो उसको कैसे लेता है। जैसे हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो किसी कंट्री के पास होंगे तो दैट कंट्री विल बी कंसीडर्ड एज वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, बट एट द सेम टाइम वी नो कि अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो दूसरे को आंख भी दिखाएगा कि आराम से बैठ जाए नहीं तो मार दूंगा, चाहे वो दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा हो। ठीक है, दिस हैज सर्टेन disadvantages also। there are certain, कोई छोटी सी एग्जांपल भी आप टेलीविजन की एग्जांपल ले लें, we have benefits of television, we have disadvantages of television। so physics has direct impact on the society also। but physics is not just theory, physics is related with technology also। what is technology? देखिए, टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे कोई फिजिक्स का लॉ है, राइट, जैसे देयर इज ए लॉ इन फिजिक्स जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करती है द वायर गेट्स हीटेड अप, दिस इज कॉल्ड एज जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग। See, it's a law, it's a statement, it is a, we can prove it also कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो करेगी the heat will be produced। but टेक्नोलॉजी क्या है कि हम उस हीट को यूज कैसे कर सकते हैं।
we can use that heat in an electric iron press जो है उसमें that heat is utilized, या we can use that heat in the heating element of a geyser, पानी गर्म करने के काम आएगा. तो टेक्नोलॉजी क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होता है. द लॉज ऑफ फिजिक्स, द थ्योरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द यूटिलिटी, दैट यूटिलिटी इज बेसिकली द टेक्नोलॉजी. हमने देखा कि फिजिक्स में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं, बट टेक्नोलॉजी क्या है, उन वेव्स की हेल्प से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है, हमने देखा एनर्जी का कन्वर्शन हो रहा है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. टेक्नोलॉजी क्या है, उसी बेसिस पे हमने एसी जनरेटर बना लिया. हमने ये देखा कि किस तरह से हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड वी हैव एसी जनरेटर. सो टेक्नोलॉजी मींस द टेक्निकल एस्पेक्ट, या टेक्नोलॉजी मींस कि जो फिजिकली हमें कोई चीज बना दी हमने, ऐसे थ्योरी, मतलब नोटबुक पे आपने लॉ लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया, खत्म हो गया, और हमारी डेली लाइफ में काम नहीं आएगा, देन इट इज यूजलेस. सो टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली द यूजफुल पार्ट ऑफ फिजिक्स. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जब उसमें यूजफुल पार्ट होगा, जब उसमें यूजेस होंगे, तो एट द सेम मोमेंट उसमें डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. फिर हम बात करते हैं बेटा कि फिजिक्स जो है, हाउ इट इज रिलेटेड टू अदर साइंसेस. ठीक है, अभी हम कौन सी साइंसेस की बात करेंगे, हम उन्हीं की बात करेंगे जो हम यूज करते हैं. जैसे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की बात करूं, मैथमेटिक्स इज आल्सो साइंस, साइंस ऑफ नंबर्स इज मैथमेटिक्स. फिजिक्स और मैथ्स का क्या रिलेशन है, एक चीज ध्यान में अभी रख लेना. चाहे आप मेडिकल पढ़ें या नॉन मेडिकल पढ़ें, इंजीनियरिंग करें की तैयारी करें या नीट की तैयारी करें, आपका मैथमेटिक्स जो है वो अच्छा अगर नहीं हुआ तो फिजिक्स आज ही छोड़ देना. ठीक है, डोंट थिंक कि मैं आपको यहाँ डरा रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको अवेयर कर रहा हूँ. माई पर्पज इज टू नॉट टू कीप यू इन डार्क, कि हाँ कोई बात नहीं, मैथ्स आपका वीक है तो कोई बात नहीं, फिजिक्स फिर भी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर किसी ने आपको ऐसा बोला है तो ही इज जस्ट कीपिंग यू इन डार्क, कि बिना मैथ्स आप एज ए सब्जेक्ट मैथ्स चूज करो या नहीं करो, दैट इज योर प्रायोरिटी. ठीक है, आपने मेडिकल एंट्रेंस देना है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस देना है, दैट इज योर प्रायोरिटी. बट मैं यहाँ मैथ्स एज ए सब्जेक्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, आपके आपके बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, उसमें मैथमेटिक्स होना चाहिए. इट इज नॉट कि मेरे को 99 इंटू 99 करना है तो मैं लगा ही रहूं और मैं कैलकुलेशंस करता हूँ, वो कैलकुलेशन वाला मैथ्स नहीं. You should be able to understand the equations, you should be able to understand the graphs and how equation is converted into graph. ये ग्राफ को इक्वेशन में, उससे आपको बिहेवियर समझ में आएगा फिजिक्स में क्या हो रहा है. इट इज नॉट थ्योरी एट ऑल. ठीक है, सम पीपल विल से कि कोई बात नहीं, फिजिक्स में स्टेट बोर्ड के एग्जाम को इंटरव्यू से देखो तो 2 4 5 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, बाकी तो थ्योरी है. बट वो बिल्कुल यूजलेस है. लेटर ऑन आपको लगेगा तो आपने फिजिक्स, अगर आपने चूज किया है फिजिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, ऑफ कोर्स मेडिकल रखा है या नॉन मेडिकल रखा है, फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा. तो एक चीज का ध्यान रखना, आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे. ठीक है, एक बार नहीं होंगे, 2 बार नहीं होंगे, 10 बार नहीं होंगे, लेकिन 11th टाइम पक्का हो जाएंगे. फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट. ठीक है, इट्स लाइक ए गेम, यू कैनॉट विन विदाउट प्लेइंग, या कर सकते हैं ऐसा. सो इफ यू विल सिट इन द स्टेडियम और बोले यार मैं जीत नहीं रहा, तो मैं जीतूंगा तो तब व्हेन आई गो टू द फील्ड एंड आई स्टार्ट प्लेइंग. बेशक मैं हार जाऊं 10 बार, बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन आई विन. ठीक है, तो एक आज न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, कल न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, 5 परसों नहीं आ रहा, तो फिर बोले नहीं छोड़ देते न्यूमेरिकल क्योंकि ये आ ही नहीं रहा, तो फिर तो कभी भी नहीं आएगा. ठीक है, आई विल बी देयर विद यू. आपको मैथमेटिक्स में अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, सब्जेक्ट रखो या नहीं रखो, बिकॉज फिजिक्स में वी हैव डेरिवेशंस, वी हैव ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस, वी हैव इक्वेशंस, सो मेनी. विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स कैन नॉट बी कंप्लीट. ये फिजिक्स और मैथ्स कैसे हैं पता है रिलेटेड, मैथमेटिक्स इज द साउल ऑफ फिजिक्स. शॉर्ट में लिखता हूँ, मैथमेटिक्स इज द साउल ऑफ फिजिक्स. So you just understand, if there is no soul, what the body will do. ठीक है, we cannot do without our soul.
तो खाली एक बॉडी है बस और कुछ नहीं है, बट दोनों बेसिकली दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होगा ओनली देन द लाइफ विल बी सक्सेसफुल। अदरवाइज कहीं ऐसे भी आ जाना, चलने दो यार, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, वो एटीट्यूड नहीं रखना है। ठीक है, जहां कहीं मुश्किल आएगी वहां तो हम करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, बट सॉल्व तभी कर पाएंगे अगर आप करना भी चाहते हो तो। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स में रिलेशन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़े बहुत रिलेटेड है। केमिस्ट्री में बड़ी सारी चीजें, इनफैक्ट फिजिक्स जो है वो केमिस्ट्री की हेल्प करती है। केमिस्ट्री में बड़े सारे ऐसे एक्सप्रेशंस आएंगे जहां आपको फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये मत सोचना कि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिजिक्स कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है केमिस्ट्री से, बट फिजिक्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाहिए, ये श्योर है। आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाहिए, मतलब मैं आपको 50 न्यूमेरिकल कराऊं और उन 50 में से एक भी नहीं आए एग्जाम में, इवन देन यू शुड बी एबल टू डू। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आई कैन शो यू द पाथ, चलना आपने खुद है। ठीक है, और ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही पेपर में आएगा। ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं, बट आई विल नॉट से, बट ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि हम जैसे पढ़ेंगे यहाँ, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा रखना है, प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि उसके बाद कहीं से भी आ जाए ना पेपर, आने दो। ठीक है, विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में रिलेटेड है, इनफैक्ट फिजिक्स हेल्प्स केमिस्ट्री, मैथ्स हेल्प्स फिजिक्स, फिजिक्स हेल्प्स केमिस्ट्री, एंड इनफैक्ट फिजिक्स बायो की भी हेल्प करता है। बायोलॉजी में भी बड़े सारे ऐसे 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 डिवाइसेस यूज होते हैं जिनको जिनको फिजिक्स ने बनाया है। लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करो आप, माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। तो या ईसीजी की बात कर लीजिए, कोई भी आप डिवाइस जो ले रहे हैं, जिससे आप हार्ट रेट चेक कर रहे हैं, या जिससे आप अपने लाइक एमआरआई करवा रहे हैं, पता ना एमआरआई क्या होता है? एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से ब्रेन वेव्स को स्टडी किया जाता है। सो है तो वो मेडिकल साइंस, बट द डिवाइस इज गिवन बाय फिजिक्स। सो एवरीवेयर इट इज फिजिक्स, फिजिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रात को सपने में भी फिजिक्स ही आए आज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बट यू शुड बी एबल टू मेक दिस फिजिक्स एज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इफ यू लाइक, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन इट। फिर बेटा ये हमारे पास ना कुछ बेसिक लॉज होते हैं, बेसिक लॉज होते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं इनको। अभी ये आपको समझ में नहीं आएंगे, बट आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कि ये लॉज हैं क्या। Law is generally is in the form of a statement, although we have the proofs also, but generally we have some statements। तो हमारे पास देखिए कुछ क्वांटिटीज की बात करता हूं मैं, जो हम लेटर ऑन पढ़ने भी वाले हैं। अगर मैं बात करूं, there is a quantity called as charge, there is a quantity called as mass और energy। पहले क्या था? मास अलग, एनर्जी अलग। बट आइंस्टीन की थ्योरी आने के बाद एनर्जी और मास को सेम माना जाता है, एनर्जी और मास इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, ऐसा बोला गया। ठीक है, इसलिए हमारे पास मास और एनर्जी को सेम बोलते हैं। देन वी हैव ए क्वांटिटी कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम, एंड हमारे पास एक और क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं हम एंगुलर momentum। So whenever we talk about the conservation laws, कंजर्व रहने का मतलब क्या है? कि कोई वैल्यू सेम रह रही है। कंजर्व रहना मतलब सेम रह रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, दैट इज कंजर्वेशन। सो वी हैव ए लॉ विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑफ कोर्स देयर विल बी सर्टेन कंडीशंस आल्सो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज कि इस पूरे यूनिवर्स का टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा। कंजर्व रहेगा मतलब सेम रहेगा। क्या कंडीशंस हैं वो हम बाद में देखते हैं। देन मास और एनर्जी का सम, पूरे यूनिवर्स में जितना मास है जितनी एनर्जी है उनका जो सम होगा, दैट सम ऑफ मास एंड एनर्जी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट।
ठीक है, फिर आगे भी हम लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो बोलेंगे लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। वो बाद में पढ़ेंगे जब उस पे आएंगे तो, क्योंकि उसकी भी कुछ कंडीशंस होने चाहिए। इसके अलावा बेटा फिजिक्स में हम चार तरह की फोर्सेस की बात करते हैं। देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं। देयर आर फोर बेसिक फोर्सेस, उन्हीं से बाकी और बड़ी सारी फोर्सेस बनी हैं। ये फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं? पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, ये नेचर की सबसे वीक फोर्स है। इट इज, ये हम 11th में एक चैप्टर भी है ग्रेविटेशन। इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में सबसे वीक फोर्स है, एंड दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है। आल्दो ये नेचर की सबसे वीक फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है, बट इसी फोर्स के कारण वी आर पार्ट ऑफ अर्थ, हम अर्थ के साथ अटैच्ड हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हमारे पास कि एक पार्टिकल का मास m1 और दूसरे पार्टिकल का मास m2 अगर है एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो उनके बीच में जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिखता हूं, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में बेटा ये जो g है, इस g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस g को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और ये इसकी वैल्यू है। हम अभी तो वैल्यू लिख देते हैं हमें, बट लेटर ऑन देखेंगे ये वैल्यू कैसे एक्सप्रेस की जाती है ऐसे ही। तो ये एक फर्स्ट बेसिक फोर्स है। 1665 में जब न्यूटन ने, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, न्यूटन सॉ एन एप्पल फॉलिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, देन ही फाउंड आउट कि जो फोर्स एप्पल को अर्थ पे खींच रही है ना, उसी फोर्स के कारण मून भी घूम रहा है। सो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, आल्दो हम इसके और मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे लेटर पार्ट में, बट अभी मैं खाली आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। द सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में या दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं। दो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और मैग्नेटिज्म में यहाँ बोलते हैं मैग्नेटिक चार्ज, और यहाँ भी बोलते हैं मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज मैग्नेटिक पोल ही होता है। मैग्नेटिक चार्ज मींस मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ठीक है, अभी इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये 12th में पढ़ना है आपने। देन देयर इज ए फोर्स which is called as strong nuclear force. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये नेचर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये भी मॉडर्न फिजिक्स के अंडर आता है। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे रहते होंगे न्यूक्लियस के अंदर? क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन को तो रिपेल करता है, वो तो एक दूसरे से दूर चले जाना चाहिए, बट फिर भी न्यूक्लियस सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस की डेंसिटी बड़ी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, मींस ओवर ए स्मॉल रीजन बहुत ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। सो दैट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक फोर्थ फोर्स है जिसे बोलते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्स।
ठीक है, वो भी अभी नहीं समझ में आएगा। जब न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल एमिट होता है, दैट इज ड्यू टू द वीक न्यूक्लियर फोर्स। बट आपको ऐसे नाम पता होना चाहिए। ये बेटा आपकी जो एनसीईआरटी है, इसका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आ सकता इसमें से। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम सेकंड चैप्टर जो आपका इवेल्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट है, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखो और इस फर्स्ट चैप्टर को जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट थ्योरी पढ़ लीजिए। कहीं कोई साइंटिस्ट का नाम लिखा होगा, इस साइंटिस्ट ने ये किया, इसने ये किया, काफी सारी चीजें आपको पहले ही पता होती हैं इसमें। ठीक है, थैंक यू।